जय हिंद बच्चों। मैं प्रकाश सैनी मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों हमने पिछले वीडियो में इस मॉडल पेपर 3 के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो आगे के क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा आपको अवश्य दिखाई दे रहा होगा बच्चों, उसको आपको क्या करना, प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में आपको बच्चों क्लास की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा देनी है ताकि आपको अच्छे से वीडियो दिखाई दे और आप अच्छे से क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। कोई हमारे पास बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना देते हैं। ये वाला एक वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, मान लेते केंद्र ओ है। यहां से कोई एक बिंदु है हमारे पास, क्या है बच्चों, ए। ये वाला ए है, ये वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर दूरी पे। बच्चों कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। ठीक है, अब आगे देखिए, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। इस वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो एक स्पर्श रेखा भी खींच देते हैं हम, ये वाली। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब देखो बच्चों ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो मैं ये वाली स्पर्श रेखा है तो इसको वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या करती है, इसका लंब समद्विभाजित करती है। मतलब ये 90 डिग्री का हो गया क्या, और 90 डिग्री से जेड सामने वाला क्या होता है हमारे पास, कर्ण होता है बच्चों। और ये वाला हमारे पास लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया। नाम दे दो इसे बी। ठीक है, आपसे पूछी गई है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको लंब पूछा गया, मतलब ये लंब निकालना, यही वृत्त की हमारी क्या है, त्रिज्या है। तो जब भी आपको हमें समकोण त्रिभुज दे रखा तो उसमें कौन सी प्रमेय लगाते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो वहां से हम आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे त्रिभुज ए, या ए लिखो ओ बी ए में, या ए बी ओ लिख दो में। अब क्या लिखोगे, यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो सबसे पहले आप यहां से लिख लो, आपके पास क्या है, ओ ए कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और अब आप मान लेंगे कि माना जो ओबी है, आपका ओबी है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। मान लिया हमने कि भाई ये क्या है, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमने 8 सेंटीमीटर मान ली। अब यहां से आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपके पास कितना है, 5, 5 का स्क्वायर, आधार कितना आपके पास बच्चों, 4, 4 का स्क्वायर, लंब आपको निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25, 4 का होता है 16 प्लस लंब स्क्वायर। इधर लेके आए तो ये हो गया लंब स्क्वायर बराबर 25 माइनस की 16। तो लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9। कितना हो जाएगा बच्चों, 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, तो बच्चों आप जानते हो 3 का स्क्वायर होता है। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एल बराबर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एल हमारे पास क्या, वृत्त की त्रिज्या है। मतलब आप लिख सकते हो आर बराबर आपके पास कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे अतः, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। समझ गए। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे जैसे आपको सॉरी, जैसे डायग्राम, अगर आप डायग्राम बना लेते हो ना बच्चों तो फिर क्वेश्चन को आसान हो जाता है क्वेश्चन करने में। तो यहां से सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है। क्या, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे, हमारा ये वृत्त का केंद्र हो गया, इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पे कौन, हमारे पास बिंदु ए है। इस बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हो कि स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा जब खींची जाती है तो इसमें वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हो गई 90 डिग्री हो गया, तो ये वाली त्रिज्या होगी। अब त्रिज्या है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये लंब है और लंब को हम एल से लिखते हैं। मतलब लंब निकालेंगे, लंब का मतलब हमारे पास क्या, त्रिज्या है। इस लंब का मतलब भी आपको क्या निकालना, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाया, यहां से हमने
आर का मान निकाल दिया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग के केंद्र पर कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, मतलब समकोण बनाती है, तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल बताना आपको। संगत का मतलब छोटे छोटे लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल बताना है। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का मतलब, दीर्घ का मतलब बड़ा बड़ा क्षेत्रफल। देखो जैसे आप ऐसे क्वेश्चन आपको डायग्राम से ज्यादा समझ में आएंगे बच्चों। जैसे मैं डायग्राम बना देता हूं, जब तक डायग्राम नहीं होगा उसके माध्यम से आपको समझ में नहीं आएगा। ये वर्ग का केंद्र हो गया। अब ये वर्ग का क्या हो गया, त्रिज्या। अब आप जानते हो दो त्रिज्या के बीच का भाग क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। कहलाता कि नहीं कहलाता। मैं ये मान लेता हूं कि ये 90 डिग्री हमारा, क्योंकि समकोण पे अंतरित करती है ना, तो 90 डिग्री पे है। ये वाला O हो गया, ये वाला A और ये वाला मान लेते B, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। साथ में आपको क्या पूछा है, लघु वर्गखंड। तो लघु वर्गखंड कौन सा होता है, वो तो वर्गखंड किसे कहते हैं हम, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, वर्तखंड कहते हैं, लघु वर्तखंड कहते हैं। इसका आपको क्या बताना, क्षेत्रफल बताना। दूसरा आपको त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा, तो दीर्घ का पूछा तो क्या करना आपको, त्रिज्याखंड का पूछा ना बच्चों। तो ये टोटल देखो, यहां से यहां तक की दूरी पूरी, ये त्रिज्याखंड है, ये वाला भाग, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो अब देखो इसको करना क्या है, कैसे है। त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दोगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है। सबसे पहले एक चीज तो आप मान लो कि माना वर्ग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से आप लिख लो, सबसे पहले आपके पास थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। आर का मान आपके पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों मैंने आपको एक बात तो बता दी, आपने ये नहीं पूछा कि सर कि अगर हमें किसका वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो बच्चों ये पूरा एक बार के लिए आप भूल जाओ कि ये वर्गखंड नहीं, पूरा त्रिज्याखंड होता है। ये पूरा आर टोटल क्या त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल से अगर यहाँ की त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल अगर आप कम कर दे तो क्या यही भाग बचेगा, क्या बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो समझिए मेरी बात आप, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मान लो ये वाला, ये टोटल भाग हमारे पास क्या कहलाता है, हमारा त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। अब ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। अब इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से आपको देखो ये वाला, ये तो वर्गखंड हो गया ना ये वाला। अब इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से आप अगर इस वर्ग का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, तो क्या ये भाग बचेगा हमारे पास, वर्गखंड ही बचेगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पहले पॉइंट में लिखना है संगत संगत लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, लघु लघु में छोटा वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें से क्या करोगे आप, लिखोगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वैसे माइनस क्या कर दोगे आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप जानते हो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब एक बात याद रखना बच्चों, यहां हमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्यों लगाए, वरना हम तो समद्वि भाव त्रिभुज का लगाते हैं। अब इसकी देखो दो भुजाएं बराबर है, तो दो भुजा किस त्रिभुज की बराबर है, समद्वि भाव की। लेकिन ये समकोण त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते तो आते 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है बच्चों। तो इसलिए हमने समकोण त्रिभुज दे रखा, तो हमने समकोण त्रिभुज का लगा दिया। अब देखो पाई का मान आपको दे रखा 3.14। देखो बच्चों पाई का मान जो दे रखा ना क्वेश्चन में वही लेना है। त्रिज्या हमारे पास 10 गुणा 10, थीटा का मान 90 बटे में कितना है 360 डिग्री, माइनस 1/2। देखो आधार, आधार में कोई ले लो कि ये वाला लंब है, इसके सामने करण हो गया, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये वाला लंब हो गया, ये वाला क्या हो गया आधार। तो आधार कितना है 10 और ऊंचाई भी कितनी है 10। ऊंचाई मतलब लंब, लंब को ऊंचाई बोलेंगे और आधार तो आधार ही रहेगा। तो ये वाला हो गया, इसको काट दो, 5 दूनी 10, ये तो हो गया, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36। अब देखो बच्चों यहां से कितनी है, दो
10 को 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, इसका यहां से पॉइंट उठाए, तो जैसे पॉइंट उठाओगे तो नीचे कितना आ गया 100, और 10 को 10 से गुणा करोगे 100 बटे में कितना आ गया 4, माइनस के 5 को 10 से गुणा करोगे 50, देखो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, तो आपके पास टोटल कितना आया 314 बटे 4 माइनस 50। अब 314 में अगर 4 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा बच्चों 78.5, उसमें से कितना घटाना 50, तो आपके पास आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? देखो सबसे पहले एक बात और समझिए मेरे, फिर से समझ लीजिए, ये हमारा जो पूरा भाग है ये त्रिज्याखंड है। अगर आप इस त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो आपके पास सिर्फ इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा, इस वाला भाग का ही क्षेत्रफल बचेगा, वो हमारे पास कितना है 28.5। तो कोई दिक्कत है? ये वाला लिख लीजिए। अब इसका क्षेत्रफल आपके पास आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस वाले का। अब हमें किसका निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का, दीर्घ मतलब बड़े त्रिज्याखंड का भाग का, इसका बताना आपको, इस वाले भाग का जो बचा हुआ भाग दिखाई दे ना इसका, तो इसमें से हम निकाल लेंगे। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा भाग करेंगे। बोर्ड पे जगह थोड़ी कम है बच्चों, तो हम मिटा के ही करेंगे इसे, ठीक है। तो अब देखिए हम दूसरा भाग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने क्षेत्रफल तभी तो इधर लिखा है इस साइड में 28.5। अब देखो, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अब दूसरे पॉइंट में क्या निकालना है आपको, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, मैंने बताया था आपको, इस वर्त के क्षेत्रफल में वर्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अभी आपने इसका मान निकाला है, पाई आर स्क्वायर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपने निकाला है, इसका 3.14 गुणा 10, त्रिज्या 10 है, इसका आपने निकाला था 78.5। कितना निकाला था, 78.5 तो निकला था। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है 78.5 आया था। अब यहां से इसका कितना आएगा 3.14, अगर दो संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट को हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा, दो संख्या 100 गुणा 10 को 10 से गुणा 100, 78.5, 100 से 100 कट गया, तो आपके पास इधर कितना आएगा 314 माइनस 78.5। 314 में से अगर आप घटाओगे कितना 78.5, तो आपके पास आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में होती है, वर्ग में होती है, तो हमें 235.5 सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। तो बिल्कुल आसान था, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, फिर आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है, 27 सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। क्यूब का मतलब जिसके ऊपर 3 घात है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ठोस बनाया जाता है ना बच्चों, जब भी दो घनों को अगर मिलाया जाता है, उन्हें जोड़ा जाता है, तो एक हमारे पास क्या बनता है, घनाभ बनता है। और इस घनाभ का आपको क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया, मतलब सॉरी बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है बच्चों, जब भी आपको ये नहीं बोला जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। अगर आपको वक्र बोलेगा तो आपको वो जरूर बोलेगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, लेकिन जब भी आपको क्षेत्रफल का नाम लेता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब देखो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ताकि आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि कैसे बता रहा है जब दो घनों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक घन हो गया। अब दूसरा घन इससे जोड़ा जाता है एकदम सटीक, ऐसे एकदम करीब इस तरह से जोड़ा जाता है इसके दूसरा घन। इस तरह, तो इसको मैं यहां तक मिला देता हूं। अब देखो दो घन मिल गए हैं। अब एक चीज बताइए बच्चों मेरे को, दो घन मिलेंगे तो हमारे पास क्या बड़ी है। आप देखोगे ध्यान से, ना तो इसकी चौड़ाई बड़ी है, देखो ये तो, ना तो इसकी चौड़ाई वाली बड़ी है और ना इसकी ऊंचाई बड़ी है।
बढ़ी है तो आपकी क्या बढ़ी है, इसकी लंबाई बढ़ी है बच्चों। क्या बढ़ी है, लंबाई। तो सबसे पहले हम इस घन की क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, घनाभ का परिष्ठित क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको प्रत्येक घन का क्षेत्र आयतन कितना दे रखा, प्रत्येक घन का आयतन, घन का आयतन, प्रत्येक का मतलब होता है बच्चों एक का। घन का आयतन दे रखा आपको 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप घन का आयतन जानते भी हो बच्चों, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। अब देखो ये भी घन का आयतन, ये भी घन का आयतन, जब एक ही आकृति के हमें दो आयतन दे रखे हैं तो वो हमेशा क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, और इधर कितना हो गया 27। 27 किसका क्यूब होता है बच्चों, तो 3 का होता है। तो यहां से हो जाएगा भुजा क्यूब बराबर 3 का स्क्वायर, क्यूब सॉरी। अब क्यूब से तो क्यूब कट गया, तो आपके पास भुजा बराबर कितना आ गया बच्चों, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके सारे घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये वाली भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ये वाली भी 3 सेंटीमीटर रहेगी। ये ऊंचाई, इसकी लंबाई भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर ये होगी भुजा, और एक भुजा से और जुड़ गया ये हमारा क्या, घन, दूसरा घन जुड़ा, इसकी भी 3 होगी। तो ये टोटल मिला के 3 प्लस 3 कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों, इसकी लंबाई मतलब एल बराबर कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। बी बराबर चौड़ाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। और एच बराबर मतलब एल बराबर हो गया, बी बराबर आपकी 3 सेंटीमीटर होगी। एच मतलब ऊंचाई कितनी होगी आपके पास, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब आपसे पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, इस घनाभ का परिष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वो हम आसानी से निकालेंगे। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि हम मिटा के फिर घनाभ का परिष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले। तो ले लिया होगा आपने। अब देखिए, अब हम निकालेंगे आसानी से, बिल्कुल आसान सूत्र है। देखिए अब क्या निकालना आपको, घनाभ का परिष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का परिष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब भी आपको घनाभ का परिष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों याद नहीं रहता, तो आपको एक ही तरीका याद रखना है, एल बी एच। ठीक है, तो यहां से देखो क्या था, कोष्टक के बाहर रखना 2। अब देखो पहले तो ले लो एल बी, क्या आएगा एल बी। फिर ले लो बी एच, क्या लोगे बी एच। फिर अंतिम में क्या ले लोगे, अंतिम वाले ले लो, अंतिम दोनों एल एच। ये आपका क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल होता है। सब कुछ आपको दे रखा मान, बस सूत्र में रखना और उत्तर निकालना है। तो यह आ गया 2 गुणा एल, एल भी कितना है 6 गुणा 3 प्लस, फिर क्या है आपके पास बी एच, बी एच कितना है 3 गुणा 3 प्लस, फिर उसके बाद में क्या एल एच, क्या एल एच 6 गुणा 3। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 2 गुणा 3 छिके 18, 3 तिया 9, 3 छिके 18, 18 दूनी 18, 18 कितना होगा 36, 36 और 9 कितना होता है बच्चों 45। तो यहां से आपके पास कितना आएगा 2 गुणा 45, तो 45 दूनी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास आपका परिष्ठित क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका उत्तर था। तो बिल्कुल आसान था, बस आपको डायग्राम समझना कि डायग्राम में क्या कह रहा है आपको। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक याद कीजिए। क्या लिखा है, माध्यक। अब बच्चों देखो माध्यक दे रखा है, वो क्या दे रखा है, अवर्गीकृत अंतराल में दे रखा है। किसमें दे रखा है, अवर्गीकृत अंतराल में। तो अवर्गीकृत अंतराल में दे रखा, तो माध्यक बिल्कुल आसान होता है निकालने में। तो देखो आपको अक्ष दे रखा है, एफ दे रखा है, मतलब आपको बारंबारता दे रखा है, यहाँ पे अंतराल के रूप में अवर्गीकृत अंतराल दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, एफ एक्स। क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स कैसे निकालोगे, इनको गुणा करके। तो देखो 20 को 6 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 120, 30 को 11 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 330, इसको 4 से गुणा करोगे 7 चौके 28, इसको 4 से गुणा करोगे 4 पंजे 20 200, इसको 6 से गुणा 4 से गुणा करोगे 6 को 60 को, तो 6 चौक 24 240, इसको गुणा करोगे 7 दूनी 14 140, इसको गुणा करोगे 8 दूनी 16 160। तो आपके पास कितना आएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये टोटल कितना आएगा जोड़ोगे, इस टोटल को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 1390। आपको यहां क्या चाहिएगा, सिग्मा एफ भी चाहिएगा। तो ये सिग्मा एफ टोटल आपके पास कितना आएगा, पूरे को जोड़ोगे तो बच्चों आपके पास आएगा 35। कितना आएगा 35। अब ये कौन सा एक समांतर माध्य है,
क्या है, समांतर माध्य। अवर्गीय अंतराल होता है तो आप याद रखना कौन सा, समांतर माध्य का यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है आपके पास, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इस सिग्मा का मतलब होता है योगफल। अब देखो यहां से आपके पास, यहां से देखो बच्चों क्या दे रखा है, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है आपके पास 1390, और इसमें से भाग सिग्मा एफ, एफ का मान कितना 35। अब अगर आप इसमें भाग लगाते हो तो टोटल आपके पास आएगा कितना, 39.71। 39.71 लगभग में आएगा बच्चों, ये किस में आएगा, लगभग। लगभग का मतलब है कि आगे तक और चलेगा मान, ये फिक्स नहीं है, आगे तक हमारा उत्तर क्या चलेगा, और चलेगा। तो इसका मतलब इस माध्य को आप लिखते हो बार से, तो आप लिख सकते हो एक्स बार बराबर आपके पास माध्य कितना आ गया 39.71, ये आएगा लगभग में, किसमें आएगा, लगभग में। तो कोई दिक्कत आपको, बिल्कुल आसान, बस आपको ये याद रखना कि इसमें निकालना क्या। जब भी आपको अवर्गीकृत अंतराल में क्या दे रखा, माध्य दे रखा है, तो आपको एफ और एक्स का क्या करना है, गुणनफल करना है, गुणनफल तो गुणा करना है, और उसके बाद में आसानी से सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया और सिग्मा एफ का मान। हमें समांतर माध्य का सूत्र पता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एफ। बस यहाँ पे हमें मान रखने हैं और भाग लगाना, उत्तर आ जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है, एक थैले में से 3 लाल और 5 काले गेंदे, इस थैले में 5 काली गेंदे हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक मतलब बिना देखे, यादृच्छिक का मतलब बिना देखे आप सीधा हाथ डाला, गेंद को निकाल लिया, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या, इसकी इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। आपको बताना कि लाल होने की प्रायिकता क्या है, लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालने की, या लाल गेंद न आने की प्रायिकता बतानी है। देखो बच्चों एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि प्रायिकता होना, प्रायिकता होना और प्रायिकता नहीं होना का मान हमेशा कितना होता है, एक। क्या होता है, एक। यदि आपको प्रायिकता होने की दे रखी है और आपको नहीं होने की पूछिए, किसकी, नहीं होने की, तो आप क्या करोगे, एक माइनस एक में से किसकी घटा दोगे, प्रायिकता होने की, तो आपके पास न होने की आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लाल गेंद, लाल गेंदों की कुल घटना, कुल घटना कितनी है। तो लाल गेंद आने की कुल घटना बच्चों देखो, तो लाल गेंद है हमारे पास कितनी, टोटल 3 है, और हमारे पास टोटल घटना मतलब आपके पास कुल घटना कितनी है, कुल घटना। तो कुल घटना आपके पास टोटल कितने बच्चों, 3 लाल गेंद 5 काली, टोटल कितनी है 8। अब आपको जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे वैसे उत्तर दे दीजिए। तो पहला आपके पास क्या है, लाल, तो आप लिखोगे लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता मतलब आपको पूछा गया पीई, तो ये क्या होता है, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो बच्चों याद रखना अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, परिणाम बटे कुल परिणाम, परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हैं बच्चों, मतलब टोटल जो लाल गेंद होने की घटना कितनी है 3, कुल परिणाम आपके पास कितने हैं 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 3/8। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/8। अब दूसरा पॉइंट आपसे पूछा गया है, लाल गेंद न होने की प्रायिकता, न होने की, होने की प्रायिकता, तो ये क्या होती है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया क्या करोगे, आप एक में से किसकी घटा दोगे, होने की प्रायिकता। तो यहां से आप घटाओगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 3/5, सॉरी 8। तो यहां से एक ले लो एलसीएम, तो आपका एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 8। सॉरी मैं इसको थोड़ा दिखाई तो दे रहा हूं, मैं देख लेता हूं आपको सही दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो एक बार मैं इसको वापस दिखाता हूं यहां से कि यह सही नहीं लिखा गया। तो यहां से क्या लिखोगे, 1 माइनस 3/8। अब इसके नीचे एक लगा देंगे तो यहां से बच्चों हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 8। अब एक का भाग 8 में 8 हो जाएगा, 8 को 8 1 से गुणा करोगे 8 माइनस 8 में 8 का भाग 1 बढ़ जाएगा सॉरी एक का भाग 8 में लगाओगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 1 से गुणा करोगे तो 8 आएगा।
8 में 8 का भाग लगभग 1 पर जाएगा, 1 को 3 से गुणा करोगे 3 आएगा। 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5/8। तो आपकी न होने की लाल गेंद न होने की प्रायिकता कितनी आएगी? 5/8। तो यह आपका उत्तर है। प्रायिकता को इस तरह आपको परीक्षा में करना है तो आपका एक भी नंबर कटने का कोई भी चांस नहीं रहेगा, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, जैसे मैंने आपको क्लियर करवाया है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम अगले वीडियो में मॉडल पेपर को। तो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बिल भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया करो। साथ में आपको अपने राज्य है, आपका जो गांव है वो भी बताइए कि आप किस राज्य से हैं, कौन से गांव है आपका, कौन सा जिला है, तो आपको वो भी बताना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ एंड असिस्टेंट की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।